प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्लासेस पर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं कंपनी के गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वो 1757 में प्रथम गवर्नर थे। जो बंगाल का गवर्नर है वो बना रॉबर्ट क्लाइव। एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कंपनी का पहला गवर्नर, प्रथम गवर्नर था कौन? कंपनी का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना। ये बना 1757 से 1760 तक। ये 2 बार गवर्नर रहा। इसका प्रथम जो टाइम पीरियड रहेगा 1757 से 1760 तक, और दूसरा जो काल रहेगा, दूसरा काल इसका रहेगा 1765 से 1767। 2 बार इसमें कंपनी गवर्नर के तौर पर कार्य किया। कंपनी गवर्नर ने कहते ये बंगाल का गवर्नर रहा। इसने अपने शासन के दौरान द्वैध शासन प्रणाली चलाई, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि द्वैध शासन प्रणाली किसने चलाई? द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन। एक शासन वो जो कंपनी चला रही थी और एक यहाँ के भारतीय स्थानीय शासक थे। इसने क्या काम किया? इसने कहा इसके तहत कि कंपनी के अधिकार में रहेगा सैन्य व्यवस्था है, और क्या रहेगा? व्यापार, सैन्य व्यवस्था, व्यापार एवं विदेशी मामले। ये आ जाएगी कंपनी के अधीन। और जो नवाब बनाया गया बंगाल का, बंगाल के नवाब के अधीन रहेंगे स्थानीय शासन। ये जो प्रक्रिया थी इसको नाम दिया गया द्वैध शासन प्रणाली। इस प्रणाली के तहत रॉबर्ट क्लाइव ने भारत से बहुत भयंकर तरीके से लूट की। भारत से प्राप्त कर से ही स्थानीय चीजों को, चाहे मसाला हो चाहे अन्य चीजों को खरीदा, और यहाँ से भारत से बहुत बड़ी संख्या में कर के तौर में पैसा लूटा। साथ साथ इसने क्या किया? इसने बंगाल एवं निकटवर्ती क्षेत्र में 2 दीवान नियुक्त कर दिए। ये व्यक्ति जो है, इसने अपने 2 व्यक्तियों को दीवान बनाया। ये भारतीय शासक, लेकिन जो मोहरे थे वो रॉबर्ट क्लाइव के थे। अपने मोहरों के तौर पर दोनों को नियुक्त कर दिया, और इस तरह से इसने भारत से लूट की व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात कंपनी का दूसरा गवर्नर बंगाल में 1760 में आया, हॉलवेल। 1760 में ये केवल कुछ माह तक ही रहा, कोई विशेष स्थानीय व्यवस्था ये नहीं कर पाया। इसके पश्चात वेम्सी-टॉड तीसरा कंपनी गवर्नर बन के आया, और 1760 से 1765 तक ये गवर्नर के तौर पर कार्य करता है। कंपनी के गवर्नरों का ये वो काल था जब कंपनी भारत में स्थायित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, भारतीय स्थानीय छोटे छोटे राजाओं से युद्ध कर रही थी। इस कारण से वेम्सी-टॉड जितनी योजनाएं इससे पूर्ववर्ती रॉबर्ट क्लाइव ने लगाई थी उन्हें ही निर्वाह कर पाया, और किसी नई योजना को भारत में लागू नहीं कर पाया। इसके पश्चात 2 वर्ष के लिए वापस कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव।
1865 से 1765 से 1767 तक 2 वर्ष के लिए रॉबर्ट क्लाइव आया और अपनी व्यवस्था को बस कौन सा युद्ध 1764 में, ठीक है, क्लासिकल युद्ध 1700, ठीक है, अब बक्सर का युद्ध उसके टाइम पे लड़ा गया, ठीक है। इसके पश्चात कंपनी का चौथा कह सकते हैं क्योंकि ये व्यक्ति 2 बार आया, तो चौथा ही गवर्नर आया कंपनी का। इसके पश्चात हरविल आ गया और कंपनी के चौथे गवर्नर के तौर पे आया बरेलास्ट, और बरेलास्ट का टाइम पीरियड रहा 1767 से 1769 तक, 2 वर्ष का कार्यकाल। अभी भी किसी ने कोई नई योजना को भारत में क्रियान्वित नहीं किया और ये प्रभाव में रहा रॉबर्ट क्लाइव के। इसके पश्चात कंपनी का जो अगला गवर्नर आया वो आया कार्टियर, 1769 से 1772 तक। बच्चों ध्यान देना, जितने भी सारे के सारे गवर्नर हैं इनके टाइम पीरियड में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया द्वैध शासन चालू था। यही काम कार्टियर के 3 वर्ष के टाइम पीरियड में भी होगा। इस समय भी द्वैध शासन प्रणाली जो है भारत में कार्य करती रहेगी, ठीक। इसके पश्चात 1772 में एक व्यक्ति गवर्नर बन के आता है, नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 से 1774 2 वर्ष के लिए पहले रहेगा बंगाल का गवर्नर, या कंपनी का कह सकते हैं बंगाल का गवर्नर रहेगा 2 वर्ष के लिए। इसके विषय में बहुत फेमस बात यह है कि ये व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स कंपनी में 1750 में सम्मिलित हुआ था कंपनी, और जब ये कंपनी में 1750 में सम्मिलित हुआ तो उस समय ये एज ए क्लर्क कंपनी में आया। अपनी उत्तम कार्यकुशलता के कारण ये कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, फिर कंपनी का गवर्नर बना और बाद में यही व्यक्ति कंपनी का गवर्नर जनरल बने। बहुत सारी योजनाएं ये लेकर आई। 1773 में एक एक्ट आया कंपनी का, इसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक बात ये आई कि जो बंगाल का गवर्नर है वो कंपनी के अधीन संपूर्ण क्षेत्र का, पहली बात यह है कि कंपनी के अधीन संपूर्ण क्षेत्र का गवर्नर कहा गया। और इसे नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका मतलब सबसे पहला व्यक्ति कौन बना गवर्नर जनरल? ये बना वारेन हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड 1774 से 1785 तक ये एज ए गवर्नर जनरल काम करेगा बंगाल का, या संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्र का, जितने अंग्रेजी क्षेत्र का अधिकारी। और क्या होगा बच्चों? और ये होगा, इसके अंडर में काम करेगी मद्रास एवं मुंबई की कॉन्स्टिट्यूंसी। ये कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में ही मद्रास और मुंबई की कॉन्स्टिट्यूंसी कार्य करेगी। ये भी बेनिफिट प्रदान कर दिया वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापना हुई प्रथम, या फिर कलकत्ता कह सकते हैं, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई बच्चों। इसमें क्या हुआ? इसमें उच्चतम न्यायालय बना और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश
प्लस 3 अन्य न्यायाधीश का गठन किया गया। ये व्यक्ति जो है सर एलिजा इम्पे, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि कौन प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का, तो इस व्यक्ति का नाम है सर एलिजा इम्पे। हुआ ये कि एलिजा इम्पे जो है वारेन हेस्टिंग के प्रभाव में और इसके घनिष्ठ मित्र भी थे। उन दिनों बंगाल में एक व्यक्ति हुए नंद कुमार, ये बंगाली ब्राह्मण थे। ये कई बार सर एलिजा इम्पे और कई बार वारेन हेस्टिंग का विरोध करते रहते थे। तो इस पर झूठा आरोप लगाकर इसे फांसी चढ़ा दिया था दोनों ने मिलकर। किसने? वारेन हेस्टिंग और सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। बंगाल का एक ब्राह्मण है नंद कुमार, जिसको झूठा आरोप लगाकर इन दोनों ने फांसी चढ़ाया। उसके साथ साथ वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए बच्चे। क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं? एक महत्वपूर्ण कार्य तो ये हुआ बच्चों, भारत का प्रथम अखबार, नाम है बंगाल गजट, और इसको देने वाला था जेम्स हिक्की, जिसने अखबार निकाला। यह अखबार जो है वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में ही निकला था। पहली घटना ये इंपोर्टेंट थी। ठीक है, दूसरा, गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी विलियम विक्लिंस, व्यक्ति का नाम है विलियम विक्लिंस, ये भी वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में, ये कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग के सानिध्य में। सानिध्य में और क्या होता है बच्चों? प्रथम भारतीय मुस्लिम मदरसा कब? 1781 में। कहा? बंगाल, कलकत्ता में। ये भी वारेन हेस्टिंग के टाइम की है। और क्या होता है? प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका नाम है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की इसके ठीक एक साल बाद 1782 में स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था जोनाथन डंकन। और इसी के टाइम पीरियड में स्थापना हुई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण काम भी इसी के टाइम पीरियड में हुए। उसके साथ साथ और क्या काम किया इसने एक काम किया, इसने अपने यानी कि कोषागार किया। इसने इंग्लिश कोषागार मुर्शिदाबाद से कांच स्थानांतरित कर दिया। ये ले गया मुर्शिदाबाद से बंगाल। और क्या किया इसने? इसी के टाइम पीरियड में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
भारत उसमें कोलकाता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। साथ साथ इसने स्थानीय न्यायालय की स्थापना की। और इसमें दो विभाग, एक फौजदारी और दूसरा सामान्य न्याय व्यवस्था, इसे दीवानी कहा गया। दीवानी दो प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था करी जो आज भी है, फौजदारी और दीवानी न्यायालय। दीवानी में के अंदर ये काम कर दिया, इसलिए ये सूचना दे दी कि जो हिंदुओं के मामले हैं वो उनके धर्म के आधार पर, और जो मुस्लिमों के हैं वो उनके धर्म के आधार पर फैसले किए जाए। इसी प्रकार इन फैसलों में मदद ली जाने लगी काजी और पंडित की। ये भी कार्य जो है इसी ने किया। 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किया और विरोध के स्वरूप इसने दे दिया अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र देकर ये चला गया वापस लंदन। जब ये लंदन पहुंचा तो लंदन में इसके विरुद्ध 1785 में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण और भारत में कुछ अप्रासंगिक निर्णय लेने के विरोध में इसके विरुद्ध 1785 में चलाया गया बर्फ द्वारा इसके विरुद्ध लंदन में मुकदमा किया गया और 1795 में इसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अब 1785 में चला गया था तो इस प्रकार से गवर्नर की गद्दी तो भारत में खाली होनी भी थी। अब ये क्योंकि संपूर्ण बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था तो इसके स्थान पर अगले व्यक्ति को बंगाल की गद्दी दी गई और जो 1 वर्ष के लिए अस्थायी गवर्नर के तौर पर कार्य करेगा और नाम है सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन ये आएगा सिर्फ 1 साल के लिए 1785 से 1786 तक। इसको कंपनी का अस्थायी गवर्नर कहा जाता है। इसके पश्चात इसके बाद आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1786 से 1793 तक गवर्नर के तौर पर कार्य करता है और बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं को अपने कार्यकाल में भारत में क्रियान्वित करेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। एक्सेप्टेड सवाल है, इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक। इसने क्या किया? इसने प्रत्येक जिले के संपूर्ण अधिकार, प्रत्येक जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को प्रदान कर दिए। और कलेक्टर जो है जिले का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया। प्लस क्या करा? स्थानीय पुलिस प्रशासन
को बल प्रदान करती है। इसके लिए इसने क्या किया? इसके लिए इसने ये किया कि पुलिस की जो वेतन थी, वेतन में वृद्धि कर दी। और क्या करा? इससे पूर्व जो था जमींदार एक पद था जो एक निश्चित क्षेत्र में सरकार को टैक्स उगाकर अपनी हिस्सेदारी के साथ टैक्स सरकार को पहुंचाता था। उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास होता था और बाकी सरकार के पास होता था। तो इसने क्या करा कि इस जमींदार के पुलिस अधिकार छीन लिए। इस जमींदार के पास कुछ पुलिस के अधिकार थे, उनको इसने छीन लिया कानून से। और क्या करा? कंपनी के कर्मचारी पर व्यक्तिगत व्यापार बंद कर दिया। कहा कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेगा, ये भी इसने कर दिया। और क्या करा? इसने पद को ये कर दिया कि भारतीय जो है किसी भी ऊंचे पद पर कार्य नहीं कर पाएगा। ऊंचे पदों को भारतीयों के लिए वर्जित कर दिया। इसने ये कहा कि सेना में भारतीयों के पास सबसे बड़ा पद सूबेदार का रहेगा। सूबेदार से बड़ा पद भारतीय नहीं रख सकते अपने पास। उसके साथ साथ जमादार, उसके साथ साथ अमीन, स्थानीय क्षेत्र में अमीन से बड़ा पद नहीं, और डिप्टी कलेक्टर से बड़ा पद भारतीयों को नहीं मिलेगा। ये काम इसने सुनिश्चित करके कि भारतीयों को इन कामों में बड़ी योग्यता नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ ही इसके टाइम पीरियड में भारत में लागू हुआ स्थायी बंदोबस्त। सबसे एक्सेप्टेड क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस से, सबसे एक्सेप्टेड सवाल यही पूछा जाएगा कि किसके टाइम पीरियड में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। तो स्थायी बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया। ये क्या फिगर है जान लो। स्थायी बंदोबस्त एक योजना थी जिसके तहत जितना लगान से कर वसूला जाएगा, जितना जमींदार कर वसूलेगा, उसका 10/11 भाग कंपनी को मिलेगा और 1/11 भाग जमींदार के पास। इस योजना को स्थायी बंदोबस्त कहा गया। एग्जैक्टली ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की योजना नहीं थी। ये योजना जो थी सर जॉन शोर की योजना थी, लेकिन इसे लागू किया किसने? लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही लागू हुई। इस कारण से ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से जानी जाती है। तो बहुत सारी योजनाएं लेकर आए। इसके पश्चात अगला जो गवर्नर आएगा वो आएगा सर जॉन शोर। सर जॉन शोर आ जाएगा 1793 से 1798। सर जॉन शोर। इससे पहले स्थायी बंदोबस्त इसने दिया जरूर था, लेकिन लागू किया वो कॉर्नवालिस ने 1793 से 1798। इसे इतिहास में हस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। इसने भारतीयों के साथ और भारतीयों के द्वारा कंपनी द्वारा लगाए गए सारे के सारे अध्यादेश में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, और जैसा प्रोग्राम पहले चल रहा था ऐसा का ऐसे ही चलने दिया। ठीक है बच्चों, इसने कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसके पश्चात 1798 से 1805 तक आए लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 लॉर्ड वेलेस्ली ये आए 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है
सहायक संधि के लिए इन्होंने सहायक संधि लागू की। ये संधि इससे पहले अगर इतिहास में भारत में जिक्र होगा तो ये डुप्ले की संधि कहा जाता है। ये संधि डुप्ले द्वारा दी गई थी। ये एक फ्रांसीसी गवर्नर हुआ जिसने इससे पहले ये संधि लागू की। तो जान लो कि क्या है सहायक संधि। सहायक संधि एक ऐसी नीति थी जिसके तहत कंपनी स्थानीय राजा को संरक्षण देगी। माने कंपनी ने लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि अगर आप सहायक संधि पर साइन करते हैं, सहायक संधि से सहमत होते हैं और आप हमारी सहायक संधि पर साइन कर देंगे तो कंपनी आपको किसी बाह्य आक्रमण से बचाएगी। अगर आपके ऊपर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो कंपनी आपकी मदद करेगी। पहली कंडीशन है इस बात की। इसके लिए कंपनी उस राज्य में अपनी एक संरक्षक टुकड़ी राज्य में अपनी संरक्षक टुकड़ी रखेगी। मतलब ये बच्चों की जिस राज्य को संरक्षण चाहिए और जिसने सहायक संधि पर साइन करती है उस राज्य में कंपनी की एक टुकड़ी हमेशा रहेगी जो उस राजा के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। प्लस राज दरबार में कंपनी का एक सदस्य मनोनीत होगा। मतलब कंपनी अपने एक व्यक्ति को हमेशा दरबार में रखेगी उस राजा के जो सहायक संधि पर साइन करेगा, जो राजा द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों पर ध्यान रखेगा। और क्या सहायक संधि का जो राज्य सहायक संधि पर साइन कर देगा वो बिना कंपनी की अनुमति के किसी पड़ोसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। और क्या था बच्चों, साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा अपनी सीमाओं का, और किसी अन्य को व्यापार की अनुमति नहीं देगा। ये योजना जो लागू की गई, इस पूरी योजना का नाम दिया गया सहायक संधि। सहायता लो प्लस में इन बिंदुओं पर कार्य करो। ये लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में लागू करी। एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि किसने भारत में लागू की। और इसके साथ ही लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा। एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा। तो इसी ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा, अपने बारे में स्वयं कहा। 1805 में दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ और जैसे कार्यकाल प्रारंभ हुआ तो ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, इसकी मृत्यु के पश्चात 1805 में एक वर्ष के लिए 1805 2 वर्ष के लिए सर जॉर्ज वारले कब से कब 1805 से 1807 तक कंपनी का गवर्नर जनरल बनाया गया। विशेष बात यह है कि इस व्यक्ति का इतिहास में जिक्र केवल एक बात के लिए होगा। मैंने आपको पढ़ाया था इसके कार्यकाल में प्रथम सैनिक विद्रोह होगा जिसे वेल्लोर, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह कहते हैं। ये हुआ है 1806 में।
होता ये है कि एक तो हेड विशेष कारण रहता है, हेड कंपनी द्वारा बनाया गया हेड, जिसमें कहा जाता है कि मांस या चर्बी का प्रयोग किया गया था। प्लस में उस समय यह था कि सेना में भारत में बहुत सारी जातियां वास करती हैं और एक जाति में फिर विभिन्न जातियां। तो दक्षिण क्षेत्र में भारत के जो जाति अलग अलग जाति के लोग थे वो अपने माथे पर एक विशेष निशान लगवाते थे कि उस निशान से पहचान हो जाती थी कि ये व्यक्ति किस जाति का है। जैसे हमारे उत्तर भारत में बहुत सारी हिंदू जातियां हैं, बहुत सारी मुस्लिम जातियां हैं। हिंदुओं में भी नाई, धोबी, तेली, जाट, ब्राह्मण और अटरम शटरम बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से दक्षिण में भी थे। तो उनके आधार पर, जाति के आधार पर एक चिन्ह लगाते थे माथे पर। तो उस चिन्ह से को प्रतिबंध किया गया कि कोई भी अपने मस्तक पर ऐसा निशान नहीं लगाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी, कान में बालियां पहनते थे, उन कान की बालियों को प्रतिबंधित किया गया। तीसरा फैक्ट बना वो है। इन तीन कारणों से प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ जो जॉर्ज वारले के कार्यकाल में हुआ। आपसे एक्सेप्टेड सवाल है, पूछ सकता है किसके कार्यकाल में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ, और ये व्यक्ति है सर जॉर्ज वारले। इसके पश्चात 1860 तक पहुंचे। इसके बाद आएंगे जॉर्ज मिल्टन प्रथम। 1860 से 1813। इसके पश्चात लॉर्ड मिंटो प्रथम भी कह सकते हैं, जॉर्ज मिंटो, लॉर्ड मिंटो को हुआ लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल के दौरान एक तो अमृतसर की संधि फेमस है। अमृतसर की संधि का नाम सुना होगा आपने पहले। अमृतसर की संधि जो होती है महाराजा रणजीत सिंह प्लस कंपनी के बीच में, ये और उसके साथ साथ 1813 का चार्टर है। ये दो महत्वपूर्ण कार्य जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल के दौरान हुए। इसके पश्चात 1813 से 1823 तक आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 1823 10 वर्ष के। से 1823 कंपनी के अधीन ये वो कार्यकाल था जब भारत में बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह रहे थे। जैसे पहला था मराठा साम्राज्य का पूरी तरह नष्ट हुआ। किसने करा? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। उसके साथ साथ गोरखा विद्रोह का दमन, उसके साथ साथ पिंडारी दमन। ये तीन महत्वपूर्ण ऐसे दमन थे, तीन महत्वपूर्ण ऐसे कार्य थे जिनके लिए हेस्टिंग्स को भारत में जाना जाता है। उसके साथ साथ 1822 का काश्तकारी अधिनियम इंपोर्टेंट है। 1822 का काश्तकारी अधिनियम और क्या इंपोर्टेंट है? इससे पहले जो था प्रेस पूरी तरह से प्रतिबंध में चल रही थी। इसके आने के पश्चात इसने प्रेस को सशर्त मुक्ति प्रदान की। ध्यान रखना, ये पूरी मुक्ति नहीं है। इसने प्रेस को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी, इसने प्रेस को सशर्त मुक्ति प्रदान कर दी। इसने कहा कि अगर प्रेस कुछ लिखेगी तो उससे पहले हमारे द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर प्रेस हमसे अनुमति लेगी, क्या प्रेस को कल लिखना है वो आज कंपनी से अनुमति लेगी, और फिर अगर कंपनी से पास कर दे कि हाँ ये अब लिखा जा सकता है, तो उल्टी खुलेगी या उल्टी, जैसे पर होती है, होता है।
जैसे बंद होता है ऐसे खुलेगा, जैसे बंद होता है ना, मुझे दो खोलता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसकी? मैं बात कर रहा था एस्टिंग की। लॉर्ड एस्टिंग ने जो था कुछ शर्तों पर जो है प्रेस को मुक्ति प्रदान कर दी। इसके पश्चात 1823 से 1828 तक आए लॉर्ड एम्सडन। 1823 से 1828 इसके कार्यकाल में हुआ दूसरा सैनिक विद्रोह। इसी के लिए जाना जाता है इनको, ये बैरकपुर विद्रोह भी कहते हैं। बैरकपुर सैनिक विद्रोह ये भी इसी के कार्यकाल में हुआ। और इसके पश्चात 1828 से 1835 तक भारत में आए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारतीयों के लिए विलियम बेंटिक 1823 से 1828 से 1828 है ना, नहीं 1828 से, ये 23 से 28 था एम्ड्रम, और 1828 से 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक। भारतीयों के लिए कई दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है लॉर्ड विलियम का कार्यकाल। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य क्या किए? इन्होंने एक तो सती प्रथा पर रोक लगाई। में आने के एक साल बाद ही सती प्रथा पर रोक लगा दी और इसे दंडनीय अपराध माना। एक्ट था उस समय का एक्ट 17 के तहत दंडनीय अपराध माना। अगर कोई ऐसी घटना करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा एक्ट 17 के साथ। और इस प्रतिबंध को लगाने में इनकी मदद की एक भारतीय व्यक्ति, और भारतीय व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। इन्होंने इनकी मदद की सती प्रथा के लिए। उसके साथ साथ शिशु कन्या हत्या पर रोक लगाई। उसके साथ साथ भारत में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। इसे आप जानते होंगे, इसके एक फिल्म भी आई थी इसके बारे में, ठगी फिल्म आई इसी प्रथा पर। इसमें होता यह था कि इसमें कुछ लोग लूट करते थे राह चलते हुए लोगों की, अन्य तरीके से उन्हें बेवकूफ बनाकर भी, और कई बार उन्हें सीधे सीधे लूट देते थे। तो इन्होंने ये स्वयं को ठग कहते थे और स्वयं को मां काली के उपासक भी कहते थे। तो इन लोगों को जो समाप्त किया भारत से, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया। ये इंपोर्टेंस है उसकी 1833 के एक्ट की। और इस तरह से संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक है। एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम मेडिकल भी
कलकत्ता में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही बना। ये भी एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है। और इसके साथ साथ इसने कहा कि भारतीयों को उनकी योग्यता के आधार पर पद मिलेंगे। इससे पहले प्रतिबंध था ना कि भारतीय इस पद से अधिक ऊपर नहीं कर सकते, तो उसने कहा भारतीयों को योग्यता के आधार पर पद प्रदान किया जाएगा। ये भी बात इसके समय में है। और उसके साथ साथ वेल्लोर की एक संधि फेमस हुई, वो भी इसी के टाइम पे है, वेल्लोर की संधि। और इसका टाइम पीरियड समाप्त हुआ 1835 में समाप्त हुआ। वेल्लोर की संधि जैसे पहला वेल्लोर की संधि इसी टाइम पीरियड में आई, और जैसे पहला अस्थायी गवर्नर आया था, अब दूसरा अस्थायी गवर्नर 1 साल के लिए आएगा, मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ। 1835 से चार्ल्स मैटकॉफ ये 1 वर्ष के लिए 1835 से 1836 तक भारत का गवर्नर रहेगा। और इसे प्रेस का वास्तविक मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता, एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ ने, क्योंकि इससे पहले जो प्रेस थी वो कुछ प्रतिबंधों के तहत कार्य कर रही थी, और इसने जो है उन प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया और पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया कि अब प्रेस जो है स्वतंत्रता के साथ काम कर सकती है। इस कारण से इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यहाँ से जो है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन, चलो यहाँ पे आपने जानते देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।